प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वह बहुत ही गंभीर और आज के युग में विश्व भर में एक बहुत बड़ा हमारे समाज पर धब्बा है। ऐसा धब्बा कि जो हमारे पूरे अस्तित्व को और हमारे सिविलाइजेशन को ही बर्बाद कर रहा है। वह है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस शायद मानव समाज में एक बहुत पुरानी समस्या रही हो और लगता है कि शायद इसके शुरुआत में ही औरत और आदमी जिन्होंने मिलकर परिवार बनाया तभी से शायद दोनों के अहंकार टकराने लगे और इस समस्या की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसका पहला विस्तृत अध्ययन एवं इसके बारे में चिंता 18वीं शताब्दी में यानी कि 1700 में काफ़ी केसेस आने लगे इस तरह के कानून के सामने भी और समाज के सामने भी, और इसकी जांच पड़ताल भी 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई। और यह डोमेस्टिक वायलेंस टर्म जो है उसी पीरियड में कॉइन हुई। डोमेस्टिक वायलेंस वस्तुतः ये दो व्यक्तियों के अहंकार एग्जिस्टेंस के टकराव और पूरे पारिवारिक परिवेश में सामंजस्य न होने का द्योतक है, या फिर किसी एक और दो व्यक्तियों का एक नॉर्मल व्यक्तित्व न होना, एक साधारण व्यक्तित्व न होना भी हो सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का परिवार में आ गया, घुस गया या पैदा हो गया, तो वह पूरे परिवार में वैमनस्य फैला सकता है और पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं सामने आने लगी और इस डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मेडिकल में और न्यायिक व्यवस्था में यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट ढंग से आज के समाज में खड़ा है। मेरा अपना ऐसा व्यक्तित्व है कि इसकी इतनी बड़ी संख्या होना समाज में, हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे हिंदुस्तान की, कि इतने बड़े स्तर पर इसका होना इंगित करता है कि कहीं ना कहीं समाज को अपनी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। और वही व्यक्तित्व यानी कि साइकोलॉजिकल एड कि लगता है कि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्तित्व घर में आ जाते हैं या पैदा हो जाते हैं या सामाजिक व्यवस्था के कारण उनका स्वभाव उस तरह का हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे व्यवहार सामाजिक व्यवहार से ही गाइड होता है। और जैसे जैसे हमारे सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं वैसे वैसे व्यक्ति भी परिवर्तित होते जाते हैं और व्यक्तियों में टकराव होना शुरू होता है। उस टकराव से परेशान होकर के परिवार टुकड़ों टुकड़ों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बंट जाते हैं। और फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी वह अहंकार का झगड़ा या अपनी अपने व्यक्तित्व का झगड़ा, वस्तुतः यह अहंकार और व्यक्तित्व यानी कि किस प्रकार की आप पर्सनैलिटी है उसके कारण ही यह होते हैं।
और पर्सनैलिटी में जैसे मैंने अभी बताया कि नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, सोशियोपैथी और जो दूसरी तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन सब की एनालिसिस और ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह के साइकोलॉजिस्ट आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या साइकेट्रिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी सोशल सेंसिटिविटी और सोशल समझ को देखते हुए लगता है कि उनके साथ और प्रयास करने की आवश्यकता समाज को और टीचिंग संस्थान को, जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके अपनी एसोसिएशंस को इन बातों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता मुझे लगती है। आए एक नज़र हम हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डालते हैं। 32% मैरिड वुमेन जो है, शादीशुदा जो औरतें हैं, वो वायलेंस की शिकार होती हैं। 32%, 32% एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और यह औरतें फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल वायलेंस की शिकार परिवार में होती हैं। 32% इज़ ए बिग नंबर। अक्सर यह पति हो सकता है और पति के अलावा उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके फादर इन लॉ और संबंधी जो हैं वह भी इसका कारण हो सकते हैं। लेकिन 32% औरतों का समाज में, परिवार में तिरस्कार होता है। इस 32% में जैसे मैंने कहा, कुछ को फिजिकल वायलेंस है, कुछ को इमोशनल है, कईयों को साइकोलॉजिकल है। तो उसमें 28% औरतों पर जो है करीबन फिजिकल असॉल्ट होता है, और बाकी के 14% में से 6% को सेक्सुअल असॉल्ट सहना पड़ता है और बाकियों को इमोशनल जो असॉल्ट है वह सहना पड़ता है। तो यानी कि सेक्सुअल, इमोशनल और फिजिकल तीनों प्रकार का 28% औरतों में होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हर 3 औरतों में से एक औरत के साथ में इस तरह का एक्सपीरियंस उसको झेलना ही पड़ता है। बाहर की जो व्यवस्था है उसमें उन्होंने लोगों कहा कि 4 में से 1 औरत, यानी कि यूरोप वगैरह में, और 7 में से 1 व्यक्ति। अब जब मैं औरत की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यही नहीं है कि पुरुषों का भी तिरस्कार नहीं होता है या पुरुषों पर भी वायलेंस नहीं होता है। 7 में से 1 पुरुष पर भी इस तरह का अत्याचार होता है, पत्नी द्वारा या दूसरे किसी रिश्तेदारों से। औरतों पे 4 या 3, हिंदुस्तान में 3 कह दिए, बाहर की इंसिडेंस कहती है 4 लोगों का तिरस्कार या उन पे वायलेंस के शिकार होते हैं। तो आग दोनों तरफ बराबर सी है। मैं ये नहीं कह सकता कि औरतों में ज़्यादा है, कुछ औरतों के अंदर ज़्यादा इसलिए नज़र आता है मार्जिनल, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोन हैं अपने फिजिकल पावर के कारण। अदरवाइज शायद इमोशनल स्टेटस पे कहीं कोई फ़र्क न होता है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि इन औरतों में से 10 औरतों में से, चाहे बाहर या यहाँ, केवल मात्र एक विक्टिम जो होता है वही पुलिस तक पहुँचता है। बाकी के विक्टिम जो है वो पुलिस में नहीं जाते, वो किसी तरह का कंप्लेंट नहीं करते और वो चुपचाप वहीं पे अब उसको सह लेते हैं। इसके उपरांत आता है कि 28.3% जो हैं एक परिवार के लोग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन्होंने किया, जो NFHS है, उन्होंने एक सर्वे किया
और उसमें उन्होंने पाया कि 29.30% जो मैरिड शादीशुदा औरतें हैं हिंदुस्तान में और जिनकी उम्र 18 से 39 साल 49 के बीच में है, वो कभी ना कभी मीन्स 29.3% उनमें से कभी ना कभी सेक्सुअल, इमोशनल या फिजिकल वायलेंस की वो पात्र बन जाती हैं। इसी तरह 3.1% जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जिनकी उम्र 18 और 49 के बीच में है, वह भी किसी तरह का फिजिकल या इमोशनल वायलेंस उनको सहन करना पड़ता है ना। अब ये देखा गया कि इनकी इंसिडेंस कहाँ ज़्यादा है, किस ग्रुप में रिस्क फैक्टर क्या है। सो रिस्क फैक्टर जो देखे गए, एक तो ये लोअर कास्ट, जिसे हम हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम है, यानी कि लोअर स्टेटा ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसमें यह ज़्यादा होता है। दूसरा देखा गया कि मुस्लिम जो फैमिलीज हैं उसमें इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो 31% तो गई है, इसमें काफ़ी कुछ हिस्सा मुस्लिम फैमिलीज़ का होता है। क्यों कि वो इकोनॉमिकली भी पीछे रहते हैं काफ़ी सारे उनमें से, और दूसरा वो एक अपने झुंड में जिसमें रहते हैं वहीं अपनी मान्यताओं के हिसाब से रहते हैं। उनका फैमिली लॉ अलग है, उनका इंडियन पिनल कोड तो अलग नहीं है, लेकिन बाकी के काफ़ी फैमिली लॉज अलग होने के कारण और उनके वैसे विश्वास होने के कारण इसकी इंसिडेंस मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादा आती है। उसके अलावा ये देखा गया कि जिसमें या तो लोग अपने आप शादी करते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उनमें इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। हिसाब से कम होनी चाहिए, जिसको यहाँ पे लव मैरिज कहा जाता है, वो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि वो उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए इंसिडेंस लव मैरिजेस में। पर यहाँ देखते हैं हम कि वो इंसिडेंस बराबर सी है। और उसके अलावा जो मिक्स्ड अरेंज्ड मैरिज होती हैं, मिक्स्ड अरेंज मीन्स फादर ने बच्चे ने या फीमेल ने अपने पेरेंट्स को बताया और फिर पेरेंट्स की बात हुई और फिर शादी हुई। अब हालांकि अरेंज मैरिज मिक्स्ड मैरिज होती है, वहाँ लव मैरिज भी है और साथ में पेरेंट्स का नेगोशिएशन भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह दोनों सारे समाज की ये समस्या है। कुछ समाज ज़्यादा वनरेबल हैं। मैं स्पेशली इस पे एक जो अपना इंसिस्ट करना चाहता हूँ वह है कि इनमें से काफ़ी लोगों को, काफ़ी औरतों को या आदमियों को या किसी और फैमिली मेम्बर को हो सकता है कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हों। पर्टिकुलरली उनमें जैसे मैंने पहले नाम गिनाए हैं, एक बार फिर मैं फिर गिना देता हूँ। नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, सोशियोपैथी और इसके अलावा कुछ और भी साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 6 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। वो सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति को वह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, कपल में से, शादीशुदा वालों में से भी, और दूसरे जो घर के अंदर जो मेंबर्स हैं। तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो इस तरह के इंसिडेंसेस के इंसिडेंस का ज़्यादा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस तरह से अगर व्यक्तियों को लगता है कि किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकल या साइकोएनालिसिस करवाने की ज़रूरत है या सब साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट से एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है, तो परिवार के सदस्यों को तुरंत उसको करवा लेना चाहिए। उसमें कोई शर्म की महसूस न हो। पति पत्नी में भी अगर कोई एक को कुछ लगता है कि वो नार्सिसिस्ट या साइकोपैथी कुछ है, तो तुरंत मेडिकल उपचार लेने के लिए या फिर साइकोपैथिक पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट से जाकर के और इलाज लेने में कोई नुकसान नहीं है और प्रयास करना चाहिए और उनको उसी ढंग से समझाना चाहिए। अन्यथा उनका भले के बजाय ज़्यादा बुरा हो सकता है और पारिवारिक परिस्थिति और ख़राब हो सकती है।
उनको ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पूरे परिवार का माहौल ख़राब होता है और परिवार टूट जाते हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जाने के बाद तो और भी बुरा हाल होता है। फिर बच्चों की सबसे बड़ी दुर्गति होती है, बच्चों की केयर न करने से उनके अंदर कई तरह के साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर उनका बाल्यकाल अच्छा नहीं है तो उनमें बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं कि बड़े होकर के जो साइकोलॉजी के मनोविकार हैं वो उनमें घर कर लें और उनके व्यक्तित्व को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दें, और उनकी आगे आने वाली फैमिली और पीढ़ियों को भी डिस्टॉर्शन सहना पड़े। तो इसलिए ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए, उनको डिटेक्ट करके और उनका इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, और परिवार के लोग मिलकर के ही समझ के साथ में इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, यह जो डोमेस्टिक वायलेंस खाली शादीशुदा लोगों तक ही सीमित नहीं है, उनके परिवार के लोगों, बाकी परिवार के लोगों में भी हो सकता है। और इसके अलावा जो जहाँ भी आजकल इंटीमेट रिलेशनशिप लिविंग है, इंटीमेट रिलेशनशिप लिविंग हम उसे कहते हैं जो ऑफिशियली शादी न करके और जब समाज के दूसरे तरीक़ों के हिसाब से या जिनका समाज ने परमिशन दी है, जिनको समाज ने सही समझा है, उस तरह से रहते हैं मेल और फीमेल, लेकिन उनका जो व्यवहार है वह इस तरह का हो सकता है, यानी कि उनमें भी आपस में डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। रादर देखा ये गया है कि उनमें भी डोमेस्टिक वायलेंस इतना ही होता है, रादर कुछ स्टडीज बताते हैं कि उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ किसी से भी किसी को शर्म नहीं है, किसी का टोकने का अधिकार नहीं है, वो फ्री हैं, स्वच्छंद है, और उस स्वच्छंदता में उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और इसलिए उनमें डोमेस्टिक वायलेंस एक शादीशुदा लोग या जो परिवार के साथ लोग रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। और उनमें ये दोनों स्थितियों में यह इसकी बहुत सीमा बढ़ सकती है, यहाँ तक कि कुछ लोग मर्डर भी कर सकते हैं या सुसाइड भी कर सकते हैं। ऐसे केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस में सुसाइड या होमिसाइड के बहुत केसेस हुए हैं अपने हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। रादर ये लोग ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इसलिए भी इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। समाज में इसके लिए सेंसिटाइज होना, अपने वैल्यू सिस्टम की केयर करना, परिवार का एक साथ रहना और परिवार का आपस में मेल जोल। आजकल की स्थिति में शायद परिवार के सारे 4 भाई हैं तो एक साथ न रह सकें, किसी को कहीं काम करना पड़े, किसी को कहीं नौकरी करनी पड़े, कोई आर्मी में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, तो वो अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन उनका आपका सौहार्द और साथ में रहने की प्रवृत्ति जो है वो अगर बनी रहती है और इमोशनल एक्सचेंज अगर रेगुलर रहता है और उनके साथ में बाकी के जो सामाजिक एक्सचेंजेस होते हैं, सामाजिक व्यवहार होते हैं, अगर उनमें विश्वास रहता है और उस तरह से उनकी मेल जोल होती रहती है, तो निश्चित रूप से डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली वायलेंस जो है उसकी इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि परिवार टूट नहीं रहे हैं, परिवार लड़ रहे हैं आपस में। तो इस प्रकार लड़ते हुए परिवारों में फैमिली वायलेंस तो होगा ही और ये बढ़ता ही जाएगा अगर हमने समय रहते हुए अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया। मेरी आप सब बंधुओं से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कोशिश करें और उसके लिए हर संभव प्रयास जो है आप करें। मिलकर के रहने में जितना सुख है उतना कहीं नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रहने के लिए नहीं बना है, वो समाज में परिवार में रहने के लिए बना है। उसकी रचना ही कुछ इस प्रकार से है कि वो परिवार में ही खुश रह सकता है, परिवार के बिना वो कहीं खुश नहीं रहेगा। खैर, मैं उन संतों की बात तो करता नहीं जो जंगलों में जाकर के अकेला रहते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको समाज में रहना और समाज के साथ में रहना, समाज को उनकी आवश्यकता है, उनको समाज की आवश्यकता है। इसलिए आओ सब प्यार से रहें। धन्यवाद।